हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। ये वीडियो स्पेशली वो लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको कैसे अच्छा से आंसर देना है, किस तरीके से आंसर देने से इंटरव्यूअर्स खुश होंगे, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, वाई डू यू वांट टू वर्क इन द माइनिंग इंडस्ट्री? माइनिंग इंडस्ट्री में आप क्यों काम करना चाह रहे हैं? इसका आंसर किस तरीके से आप देंगे? एक सिंपल आंसर मैंने इसमें बताया, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है कि हम इस माइनिंग इंडस्ट्री में बचपन से ये माइनिंग इंडस्ट्री को मैं देखते आ रहा है, तो इसीलिए माइनिंग इंडस्ट्री मेरे को इतना अच्छा लगा है कि आई एम सो फैसिनेटेड टू दिस इंडस्ट्री। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, चैलेंजेस है, वो हम बहुत पसंद करते हैं और ये चैलेंज और कॉम्प्लेक्सिटीज को मैं फेस करने के लिए इस इंडस्ट्री को चूज करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं माइनिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। ये ऐसे इस तरीके से आप बता सकते हैं। और क्या पॉइंट बता सकता है? आप ये बता सकता है कि माइनिंग का जो मतलब रोल पार्ट है कि मिनरल एक्सट्रैक्शन करना। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है, सौभाग्य का बात है। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानूंगा, अपने आप को बहुत लाकी मानूंगा अगर इस इंडस्ट्री में मैं काम कर पाऊंगा तो ये मेरा और एक पॉइंट इसको इस तरीके से बता सकते हैं। आप ये कुछ आंसर्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ एग्जांपल देने के थ्रू। एग्जांपल आप दे सकते हैं कि मेरा पापा जी, दादाजी इसमें इंडस्ट्री में काम किए, तो ये लोग का जो डिवोटेशन है, ये लोग का जो डेडिकेशन है, इसको मैं देखा हूँ। और आप इसका मिनरल्स और जो मेटल्स और मिनरल्स में काम करेंगे उसका इम्पोर्टेंस कुछ बताएंगे कि मेरा कंट्री के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कंट्री का पावर प्लांट के लिए या कंट्री का सिविलाइजेशन के लिए ये सब मिनरल्स ज़रूरत पड़ता है और उसी को मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक मैं नेशनल ड्यूटी निभा रहा हूँ, इसीलिए मैं माइनिंग में कम करना चाहता हूँ। तो इसको और आप इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है कि कैन यू पॉइंट आउट सम चैलेंजेस फेसिंग द माइनिंग इंडस्ट्री? माइनिंग इंडस्ट्री में जो प्रेजेंटली कुछ चैलेंजेस है उसको जो फेस कर रहा है उसके बारे में कुछ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? तो आप अपने तरीके से बता सकते हैं। कुछ सजेशन या पॉइंट्स में बता रहा हूँ, जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है कि सेफ्टी एंड हेल्थ इशू। मैक्सिमम कंपनियां क्या करते हैं, प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सेफ्टी एंड हेल्थ इशू जो है, सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज नेग्लेक्ट हो जाता है। अच्छे से आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है वो कभी कभी थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। माइनिंग ऑपरेशंस जहाँ पे कर रहे हैं हम, तो उसका चलते इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स है, इसको भी हमको सामना करना पड़ता है। लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम, खास करके ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशंस की ये लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोकल पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आ जाता है कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमको ये डिमांड है वो डिमांड है। तो इसीलिए लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे कि एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स, ये सब बहुत सारे रेगुलेशन फॉलो करते टाइम ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक तरह से रूल्स को फॉलो करने के लिए दूसरा तरफ हम लोग फंसते हैं, दूसरा तरफ का माइनिंग प्रोजेक्ट रुक जाता है, अच्छे से उसको हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ये भी एक चैलेंज है। जैसे कि सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, कोई भी माइनिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग फील्ड में, जैसे ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड, तो सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो इतना सारे चैलेंजेस है, आप अपने तरीके से और कुछ ऐड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू माइनिंग ऑपरेशन? माइनिंग ऑपरेशंस का चलते क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, इसका बारे में आपको कोई आइडिया है? आप कुछ बता सकते हैं क्या? आप इसको कैसे आंसर देंगे? इसका कुछ पॉइंट फॉर्म में आप आंसर देंगे या अपने कुछ बुलेट पॉइंट में आंसर दे सकता है। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं नोट आउट किया हूँ, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या, कैसे इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है? जब ओपन कास्ट माइंस हम ऑपरेशन शुरू करने जाते हैं, तो उसके लिए बड़ा बड़ा लैंड, बड़ा बड़ा फॉरेस्ट को हमको
डिफ़ॉरेस्टेशन करना पड़ता है। उसका जो पेड़-पौधा है उसको हटाएँगे तभी ना ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो जब बड़ा-बड़ा पेड़ को फ़ॉरेस्ट को हम हटा देते हैं, उसका चलते वहाँ पे जो हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ़ ख़ास करके, तो वाइल्ड लाइफ़ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का। सॉइल इरोशन, जहाँ पे हम ओपन कास्ट करते हैं तो ओपन कास्ट का बड़ा ऊँचा-ऊँचा जो डंप ओवरबर्डन डंप रखा जाता है, वहाँ से कुछ केमिकल्स लीचिंग होके बरसात का टाइम में वो ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन के थ्रू या जो ओवरबर्डन है उसको भी इरोडेड हो जाता है वो, तो सॉइल इरोशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? एयर जैसे अंडरग्राउंड माइंस के लिए जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं वो एनवायरनमेंट में मिलता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? जब आप ओपन ओपन कास्ट माइंस में ऑपरेशन करता है तो जो स्पेसिफिक कुछ मेटल से, माइन टेलिंग से, ये सब माइन एनवायरनमेंट से जब ओपन एनवायरनमेंट में मिल जाता है तब ये एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, कैसे बायोडायवर्सिटी लॉस होता है? जब हम बड़ा-बड़ा फ़ॉरेस्ट को माइनिंग ऑपरेशंस के कारण उसको डिफ़ॉरेस्टेशन करता है, उसका टाइम जो हैबिटेट वहाँ पे रहता है वो वहाँ से हट मतलब ख़त्म हो जाता है। प्लांट प्लांट तो हम प्लांट को काट के हटा देते हैं पेड़ को, फिर साथ ही साथ वहाँ पे जो एनिमल्स रहता है, स्पेसीज़ रहता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू माइनिंग। ये जो माइनिंग के चलते एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है, इसका चलते क्या-क्या मेजर्स ले सकते हैं आप? क्या-क्या लिए हैं? तो इसके बारे में आपको क्या आइडिया है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो किया आप, उसका इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए आप क्या-क्या उपाय ले सकते हैं, मेजर्स ले सकता है? तो फर्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस का दौरान आप क्या-क्या अडॉप्ट कर सकते हैं? वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज़ करना, आपको जो वाटर का यूज़ उसको मिनिमाइज़ करना, मिनरल का एक्सट्रैक्शन उसको मैक्सिमाइज़ करना। और क्या पॉइंट बता सकते हैं आप कि जो पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना। क्या-क्या हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उसके लिए उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक मेजर्स हम डेवलप करेंगे, उसको मिटिगेट करने के लिए, बंद करने के लिए। रिफ़ॉरेस्टेशन करेंगे रिफ़ॉरेस्टेशन एंड रिस्टोरेशन किस लिए करेंगे? जो इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट जो ख़त्म हो रहा था हमारा एनवायरनमेंट माइनिंग एक्टिविटी के चलते, तो उसको हम रिफ़ॉरेस्टेशन कर सकते हैं। वेजिटेशन नया-नया वेजिटेशन हम लगा सकते हैं, जिसका थ्रू जो प्लांट और एनिमल्स जो ख़त्म हो रहा था, इकोसिस्टम ख़त्म हो जा रहा था, वो धीरे-धीरे फिर से रिस्टोर हो सकता है। तो ऐसा अगर स्टेप हम एडॉप्ट करेंगे तो हमारा रिफ़ॉरेस्टेशन और रिस्टोरेशन के थ्रू इकोसिस्टम फिर से पहले जैसा बन सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकते हैं, जिसका दौरान रिमोट सेंसिंग हो गया, जियो स्पेशियल मैपिंग हो गया, ये सब हेल्प लेके हम इसका हेल्प लेके हम इकोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट है, तो हाई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पार्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये पॉसिबल है रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशियल मैपिंग का थ्रू। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ हम तैयार कर सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी या अपने कंपनी की तरफ से, जो कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और एनवायरमेंटल कुछ स्टैंडर्ड्स बना देंगे, कुछ रेगुलेशन बनाएँगे और इसको अच्छे से पालन करना पड़ेगा। तभी क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड हम बनाएँगे कि एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमारा नुकसान हो रहा है, ये नुकसान ना पहुँचाए, इसीलिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। कंबाइंड एफर्ट जब तक नहीं आएगा माइनिंग कंपनियों से, गवर्नमेंट से, लोकल कम्युनिटी से कंबाइंड एफर्ट देगा तभी ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, आदमी अच्छा से रहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री? इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और किस टाइप का टेक्नोलॉजी आप एडॉप्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट इसीलिए कि धीरे-धीरे हम आगे तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेशन कैसे यूज़ करेंगे? ऑटोमेटिक ऑटोनोमस व्हीकल को हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन को हम यूज़ कर सकते हैं,
ड्रोन किस लिए यूज़ करेंगे? एक वास्ट एरिया आपको सर्वे करने के लिए, कवर करने के लिए हो सकता है 50 दिन, 60 दिन, 1 साल लग जाएगा। लेकिन एक ड्रोन का हेल्प से आप कहीं घंटों में इसको आप पूरा सर्वे कर सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल जहाँ पे आदमी पहुँच नहीं पाते, वहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल आराम से आसानी से पहुँच सकता है। रिमोट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कर सकते हैं। आरएफआईडी टैग लगा के आप कोई व्हीकल्स का मॉनिटरिंग कर सकता है, ट्रैक, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस और उसका ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके आप इसको घर में बैठ के कंप्यूटर मॉनिटरिंग का हेल्प से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बड़ा-बड़ा डाटा, वास्ट डाटा को आप उसको एनालाइज़ करके क्या-क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशंस का क्या-क्या एफिशिएंसी कहाँ घट रहा है, कहाँ पे बढ़ा सकता है, उसका क्या ट्रेंड है, ये सब आप एनालिसिस जब करेंगे, तो एनालिसिस करने के बाद आपका एफिशिएंसी एंड सेफ्टी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्कोप आपके पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ द ट्रेंडिंग अभी है कि इसको यूज़ करके हम सेफ्टी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद से। तो इतना सारे टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकता है, जिसमें क्या करेंगे हम कि टूल्स को कस्टमाइज़ करेंगे और बहुत सारे माइनिंग इक्विपमेंट को हम इसमें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का हेल्प से तैयार कर सकता है, जिसका थ्रू डाउन कॉस्ट और हमारा पे कॉस्ट एवं कॉस्ट और डाउन टाइम दोनों घटेगा। तो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बीइंग यूज्ड इन इंडियन माइंस? इंडियन माइंस में जो लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताइए यार, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी है, उसके बारे में कुछ आइडिया दीजिए। स्मार्ट हेलमेट क्या है कि इसमें एक कैमरा और सेंसर लगा रहता है, जिसका थ्रू आप हेल्थ एंड सेफ्टी को रियल टाइम बेसिस में मॉनिटर कर सकता है। तो एक लेटेस्ट इनोवेशन है। और क्या है, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या करता है कि एक बड़ा एरिया का मैप, पूरा साइट का ये डुप्लीकेट बना देता है और जितना सारे एक्टिविटीज वो रियल साइट में होता है, ये डुप्लीकेट जो साइट आपको बन जाता है, इसमें आप सिमुलेट कर सकता है, इसको ऑप्टिमाइज कर सकता है जितना सारे ऑपरेशन से। तो इसका बदौलत में आप घर में बैठ के, एक जगह में बैठ के पूरा रियल टाइम साइट को आप मॉनिटर कर सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये किस लिए यूज़ होता है कि सप्लाई चेन ट्रांसफ़र से लेने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। इसमें क्या है कि फ्रॉड और करप्शन घटेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पैरामीटर्स है, जिसमें हम न्यू टेक्नोलॉजी का अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसका दौरान हम परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस को रियल टाइम बेसिस में मॉनिटर कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री धीरे-धीरे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, अभी तक किसी जगह में नहीं किया। अगर इसको करेंगे तो हम एफिशिएंसी, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग द माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? माइनिंग इंडस्ट्री में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसका बारे में कुछ आपको आइडिया है? आप ऐसा बता सकते हैं, बहुत सारा ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से माइनिंग इंडस्ट्री, इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री बना हुआ है, जैसे कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है कि माइनिंग लीज और जो रॉयल्टी कलेक्शन होता है, रॉयल्टी फीस कलेक्शन होता है, इसका बारे में इसमें बताया जाता है और रेगुलेट करता है। मिनरल कंसेशन रूल एमसीआर, ये क्या करता है कि गाइडलाइंस बताता है कि माइनिंग लीज लेने के लिए क्या-क्या टर्म्स और कंडीशंस है, क्या प्रोसीड्यूर्स है, ऐसा प्रोसेस बताते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसमें क्लियरेंस लेना पड़ता है कि फॉरेस्ट लैंड को आप जब माइनिंग पर्पस के लिए इसको डिफॉरेस्टेशन करता है, तो उसके लिए क्लियरेंस माँगना पड़ता है। क्लियरेंस कहाँ से लेते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। वाटर प्रिवेंशन एंड काउंटर पॉल्यूशन एक्ट, ये क्या करता है कि जो आप माइनिंग एक्टिविटी के चलते जो डिस्चार्ज करते हैं पॉल्यूटेंट्स, तो वो वाटर बॉडीज में जाता है। तो माइनिंग रिलेटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो होता है, इसका रिलेटेड रेगुलेट होता है इस एक्ट के तहत। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये क्या करते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी के चलते जितना सारे एमिशंस और पॉल्यूटेंट्स एयर में रिलीज होता है, डस्ट गैस रिलीज होता है, इसका रिलेटेड ये रेगुलेट करता है, इसको गाइड करते हैं। नेशनल मिनरल पॉलिसी एक फ्रेमवर्क है, ये भी क्या हो इसका दौरान क्या होता है कि सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस और मिनरल्स का इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन से, ये सब डिटेल्स इसमें पता चल जाता है। तो ये इतना तरीके से आप बता सकते हैं। और क्या है,
इंडियन माइंस एक्ट है, कोल माइन रेगुलेशन है, माइन रूल है, वीटी रूल है, माइन रेस्क्यू रूल है। इसका बारे में भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं इस क्वेश्चन के इसका आंसर का हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली इन केस ऑफ मेनी टास्क एक्टिविटीज। आपके पास बहुत एक्टिविटीज है तो उसको आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, कैसे इसको आप रैंकिंग करते हैं, कौन सा जॉब जल्दी करना है, कौन सा जॉब हमको बाद में करना है। इसका आंसर आप कैसे देंगे? तो आप ऐसे बता सकते हैं कि हम काम को पहले टोटल काम को देख लेते हैं, जॉब को देख लेते हैं और इम्पोर्टेंस का बेसिस पे, अर्जेंसी का बेसिस पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, टू डू लिस्ट। और जो इम्पोर्टेंस है उसका प्रायोरिटी बेसिस का एक लिस्ट बना लेते हैं और कैलेंडर के हिसाब से उसको हम डेडलाइन दे देते हैं कि इस डेडलाइन के अंदर हमको इस काम करना पड़ेगा। एडिशनली आप क्या कर सकते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस का भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये काम करने के लिए, ये टास्क करने के लिए हमको क्या-क्या चैलेंजेस आ सकता है। तो आपको स्पेसिफिक कोई अगर एग्जांपल का थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो ये और आपको स्ट्रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये पहले हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे जॉब को, उसके बाद छोटे-छोटे पार्ट में बाँट देंगे, उसको डेडलाइन तैयार करेंगे, क्या-क्या चैलेंजेस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको अगर डिले ना हो उसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज़ द इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज़ इकोनॉमी? कंट्री का इकोनॉमी में इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट करता है? क्या योगदान है? तो इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री कंट्री का इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि रॉ मटेरियल सप्लाई किसको करता है? बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को करता है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी डिवीज़न में रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो इतना सारा माइनिंग एक्टिविटी हो रहा है उसके लिए तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल का ज़रूरत है। तो स्किल अनस्किल मैनपावर का एम्प्लॉयमेंट देते हैं। रेवेन्यू जनरेशन, तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड रॉयल्टीज़ के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करता है। और इनडायरेक्टली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ये तो होता ही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? रॉ मटेरियल्स जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो वो सब इंडस्ट्रीज़ जॉब क्रिएट करता है, जो कि इनडायरेक्टली कंट्रीज़ जीडीपी का ग्रोथ करता है, देश का जीडीपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन लोकल कम्युनिटीज एंड वर्कफोर्स इन इंडिया? माइनिंग ऑपरेशंस का दौरान लोकल कम्युनिटी का ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में आप क्या बता सकता है? तो इसका आंसर इस टाइप से आप दे सकता है कि अ, जो माइनिंग ऑपरेशंस हम जब करते हैं तो उसका दौरान लोकल कम्युनिटीज़ को कभी-कभी शिफ्ट होना पड़ता है। लैंड एक जगह से हटा के दूसरा जगह में रिक्लेमेशन करना पड़ता है कि आदमी को दूसरा जगह में उसको रहने के लिए जगह दिया जाता है। और क्या पॉइंट है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे होता है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ये सब तरीके से आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है माइनिंग ऑपरेशंस के दौरान। और क्या हो सकता है? आदमी लोग जो काम करता है लोकल कम्युनिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क आता है। जैसे प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना पड़ेगा और जो लोकल कम्युनिटी है उसको बहुत सारे प्रोग्राम में एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए, सब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए। थैंक यू।